नमस्कार जी, स्वागत है। 9:30 बज चुके हैं। मैं हाजिर हूं पंजाब के टीवी पर दिन भर की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर। जल्दी से जल्दी जुड़िए। सबसे पहले जुड़ने के लिए वंशज कहोल आपका स्वागत है। और ये भी बता दें वंशज की मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, और बाकी लोग भी अपने अपने कमेंट कर दें। तमाम लोगों के जुड़ने का थोड़ा सा मैं इंतजार करूंगा अभी 1-1.5 मिनट तक, उसके बाद हम शुरू करेंगे। अंकित सिंह जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आज की दिन भर की खबरें लेकर हम लोग हाजिर हैं जी। रोज आपसे मुलाकात होती है। अजय रघुवंशी जी, राज सिंह जी थैंक यू वेरी मच, रोहित राणा जी नमस्ते, विकास शर्मा जी नमस्ते, चेतराम जी, बीच में एक नाम चला गया जी, राय सिंह जी, अजय रघुवंशी जी, आदित्य एडवोकेट, अंकित सिंह जी, यशपाल कहोल, वंशज कहोल, बहुत से लोगों का नाम बीच में चला गया। विकास शर्मा जी थैंक यू वेरी मच, दीक्षा शर्मा, विकास शर्मा, अक्षय चौहान, रोहित राणा, विक्रम कौंडल, सोनम डेंटल केयर, हर्ष धीमान, राजेश्वर शर्मा, रेखा जोशी। जल्दी जल्दी से कमेंट आ रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ। अनिल चौधरी जी, रोहित राणा जी थैंक यू वेरी मच, विनीत ठाकुर जी, राजेश गुलेरिया जी, नर्मदा जी, सुनीता शर्मा जी, दीक्षा जी, अंकित सिंह जी, दीपक, अजय कुमार, संदीप धीमान, राकेश कुमार, वीर सिंह जी, सतीश कश्यप जी, लोकेश कुमार जोशी जी, गगन ठाकुर जी, रवि चौहान जी, रवि कुमार भारद्वाज जी, कश्यप एन कश्यप, बीरू ठाकुर जी, अरविंदर कुमार जी, मोहम्मद जहांगीर जी, इंजीनियर मनीष चौधरी, पंकज चौधरी जी, शमी ठाकुर, राजेश जी, राजेश गंगोत्रा जी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, अनिल जी, रीना डोगरा जी, आरपी चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। नीरू पटियाला आपका भी स्वागत है, रविंदर कुमार जी आपका भी स्वागत है। और आज की जो मुख्य खबरें हैं हमारी, मैं उसकी ओर बढ़ता हूं। बाकी तमाम लोगों का नमस्कार अभी से। और ये JOIT वाले हमारे जितने भाई बहन जुड़े हैं उनकी बात भी करेंगे, पुलिस वालों की बात करेंगे, और बिल्कुल और हमेशा करते रहेंगे जब तक आपका मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, चाहे वो 556 वाले हो चाहे 817 वाले हो। तो सरकार ने नए पे रूल्स जारी कर दिए हैं। JOIT और पुलिस पर आज कुछ खास हुआ है, उसकी जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे। कोरोना पर कोहराम मचा हुआ है। हरियाणा, दिल्ली के बाद अब पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान में स्कूल बंद हो गए हैं। हिमाचल में भी तीसरी लहर शुरू हो गई है, और यहां भी लंबे अरसे के बाद आज 100 से ज्यादा केसेज आए हैं, 137 केसेज आए हैं आज। और जो एक्टिव केसों की संख्या है वो आश्चर्यजनक रूप से एक बार फिर से 600 पार कर गई है, देखते ही देखते 5 दिन के भीतर। पूरा मामला आपको बताएंगे। और लखीमपुरी खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा जो हैं, उनके बेटे के खिलाफ 5000 पेज की चार्जशीट जो है वो दाखिल हुई है। और पहले दिन देश में, आज पहला दिन था किशोरों को टीका लगने वाला, 15 से 18 साल के जो आयु वर्ग था उसकी, तो उनमें जो है 30 लाख बच्चों को आज टीका लगा है। और हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 91,000 लोगों को टीका लगा है। 91,000, 1 लाख इसको मान सकते हैं आप, 91,000 तो उसमें से किशोरों को टीका लगा है। और राज्यपाल मलिक ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घमंडी बनाया है। पूरे मामले आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पंजाब वेतन आयोग की जो सिफारिशें हिमाचल प्रदेश में लागू हुई, उसकी बात कर लेते हैं। किसको क्या मिला मोटा मोटा आपको बता देते हैं, बाकी डिटेल्स हमारे पेज पे रहेंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 28% DA के साथ 1 जनवरी 2016 से पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं, 28% DA के साथ। और कर्मचारियों को जो है जनवरी 2022 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा, जिसकी अदायगी फरवरी, यानी जनवरी पेड इन फरवरी। ये पहले हो गया ना, अब इसकी अधिसूचना जारी हुई है, उसमें कुछ चीजें और आएंगी। करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो है पड़ेगा, लेकिन मैं इसको भार नहीं कहता, ये तो कर्मचारियों का हक था, उनको मिलना चाहिए। तो 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सरकार को देने होंगे, भार नहीं पड़ेगा जनाब। भार तो वहां पड़ता है जहां नेताजी आते हैं और लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं। तो 18,000 रुपए जो है न्यूनतम, अब कर्मचारियों का जो वेतन है वो न्यूनतम 18,000 होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अनुबंध में भी इतना ही होना चाहिए, अनुबंध में कम नहीं होना चाहिए, उसमें भी कम से कम 18,000 होना चाहिए। JOI वालों की ये भी एक दिक्कत है कि उनसे काम जो है वो ज्यादा लिया जाता है। JCC में कुछ कहा गया था और हुआ नहीं है, तो 18,000 न्यूनतम वेतन होगा, तो ये सबका होना चाहिए। इस पूरे मामले में हम ये चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये आंगनबाड़ी वालों का भी ये 18,000 हो,
क्योंकि उनकी भी मांग है ये, तो ये होगा। और अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के भत्तों में अब किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। ना उन्हें 4-9-14 के टाइम स्केल का लाभ मिलेगा, और जो 2 और 3 टीयर सिस्टम से टाइम स्केल को वो बंद कर दिए गए हैं। चिकित्सकों को मिलने वाले एनपीए को पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। नोटिफिकेशन कहती है कि डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और वेटनरी डॉक्टर जो है उनको मिलने वाला एनपीए 20% होगा। मूल वेतन व एनपीए की राशि किसी भी स्थिति में 2,18,600 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। यानी एनपीए की गणना में और किसी भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा। 2,18,600 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी इस पूरे मामले में। मूल वेतन और एनपीए मिलाकर किसी भी स्थिति में से ज्यादा नहीं होगी। कर्मचारियों को 2 गुणांक दिए गए हैं जी। 15% वाला मामला नहीं रहा है, जबकि कुछ कर्मचारी उसको भी मांग रहे थे, क्योंकि अपने अपने हिसाब से अलग अलग कर्मचारी इसको काउंट कर रहे थे। 2.25 और 2.59 फैक्टर दिया गया। पंजाब में भी ये 2 ही दिए गए। पंजाब में भी 15% वाला जो है वो नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सिविल सर्विस रूल में संशोधन करते हुए जो है नए अधिनियम अधिसूचित कर दिए गए हैं, और वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों को ये 2 ही फैक्टर दिए गए हैं, 2.25 और 2.59। जो कर्मचारी वर्ष 2012 में लागू वेतनमान को जारी रखना चाहते हैं वह 2.25 फैक्टर, और जो कर्मचारी 2009 के वेतनमान को जारी रखना चाहते हैं वह 2.59 के फैक्टर को चुन सकते हैं। 1 महीने का टाइम इसके लिए दिया गया है। 78% कर्मचारियों की ग्रेड पे जो है 2012 में बढ़ी थी। ये मैं आपको बता दूं, नया संशोधित वेतनमान अखिल भारतीय सेवा कार्ड न्यायिक सेवा अधिकारियों, अल्पकालिक दैनिक वेतन भोगी व अनुबंध कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। ये देखिए असली बात यहां पे आ गई है। अब जो आईएएस वाले हैं उनको तो ज्यादा ही मिलेंगे, वो तो ज्यादा ही लेंगे, बड़े अफसर हैं ज्यादा ही लेंगे। और दैनिक वेतन भोगी और अनुबंध कर्मचारी जो है उन पे लागू नहीं होगी। तो मतलब 18,000 उनकी नहीं होगी, ये होनी चाहिए थी। ये देखिए अंदर की जो बीच की जो है रीड बिटवीन द लाइंस जो है फंस जाता है ये मामला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले भी इस अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे। कर्मचारी को एरियर देने पर जो है अभी फिर से कोई फैसला नहीं हुआ है, कितनी किस्तों में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा। और ये जो है बाकी जो विचाराधीन मामले हैं उन पर नए बजट में मोहर लगेगी। वित्तीय संकट तो सरकार कह रही कि गहराएगा, बजट का 50% पेंशन जो है वेतन पर खर्च होगा। लेकिन ये जो है आज ये अधिसूचना मोटी मोटी करी है। ये ऐसी अधिसूचना ने करी, लेकिन अभी तक 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक एरियर देने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वित्त विभाग अभी इसमें कसरत में जुटा हुआ है। कर्मचारी चाहते हैं कि 4 किस्तों में इसको दिए जाए, लेकिन सरकार को लगता है कि 8 में देना है। बड़ी बात यह है कि किस्तें अगर 4 में भी दिए जाता है तो सरकार का, ये मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है, हम नहीं कहते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जिसको लोग वोट देंगे वो आएगा, लेकिन सरकार का कार्यकाल जो है, बीजेपी या कांग्रेस सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सरकार का कार्यकाल जो है वो उस कार्यकाल में कितनी किस्तें दी जाती है, ये असली बात आती है। एक होता है ना कि मैंने तो 2 ही देनी है, अगली बार आएंगे तो देखेंगे क्या करेंगे। तो ये मंशा भी झलकती है इसमें। और कई कर्मचारियों ने इसमें प्रसन्नता जताई है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो खुश नहीं होंगे, क्योंकि कर्मचारियों के कई संघ हैं। कुछ लोग जो है सरकार के पक्ष में रहते हैं, और कुछ लोग जो है वो पूरी बात जो है निकाल के एक एक चीज को माइंडली देखते हैं, और जो गलत हुआ होता है उसको भी कहते हैं। तो ये है जी 1/1/2016 नोट ये है जी समय अवधि का जो लाभ है। 1/1/2016 से 2% है बेसिक पे। 1/1/2017 से 4% है। 1/7/2017 से जो है वो 5% मिलेगा बेसिक पे डीए। 1/1/2018 से 7% मिलेगा बेसिक पे 1/7/2018 से 9% मिलेगा, और 1/1/2019 से 12% मिलेगा। 1/7/2019 से 17% डीए मिलेगा बेसिक पे, और 1/7/2021 से 28% मिलेगा। यानी जो ऊपर बताया गया ना कि 28% मिलेगा, वो एक मुश्त नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जाके जुलाई 2021 से। तो ये देख लीजिए, ये पूरा मामला है। अब किसको कितना सूट करता है कितना नहीं, ये आप देख लें जी। अब बात करेंगे अगली जो है हमारी कोरोना के कोहराम की जी। अब मैं बिल्कुल करूंगा जी, जेआईटी वाले सारे जुड़ जाएं जी, और सबकी बात करेंगे जी, सबकी बात करेंगे, जेआईटी वाले भी और जेआईटी वाले दोनों, 556 भी और 556 और 817 दोनों। आज कुछ कंफ्यूजन भी हो गया था हमारी एक खबर में, लेकिन कंफ्यूजन में दिक्कत यह है कि कंफ्यूजन तो ये शुरू से ही है इस पूरी पोस्ट को लेकर। तो ये मामला जो है जुड़ा हुआ है। कोविड की बात करेंगे जी। देश में लगातार कोविड से हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं, और आज जो है लगभग 33,750 केसेस नए आए हैं, और ये मई 8, 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। एक दिन में सबसे ज्यादा है। ये दिसंबर जो है, ये माफ कीजिएगा 2021 मई के बाद, माफ कीजिएगा 20 नहीं, मई 2021 के बाद, 8 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। और दिल्ली में 24 घंटे में 6.46, कल 5.59 थी, आज 6.46 जो है पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। एक सप्ताह में वहां 3 गुना मरीज बढ़ गए हैं। 12 सप्ताह का सबसे ज्यादा आंकड़ा दिल्ली में है।
ये समस्या है दिल्ली की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में, ये यूं कह लीजिए 18 घंटे में, पिछले तो कल हमने इस वक्त गिन दिए थे, उसके बाद रात हो गई थी, और सुबह के जो है मामले तो 4099 मामले आए जी। 4100 मामले इसको मोटा मोटी रख सकते हैं, और ये पिछले 7 महीने में ज्यादा है। एक डेथ हुई है, डेथ के मामले में थोड़ा शांति है वहां पे, और शांति होनी ही चाहिए। एक डेथ हुई है, लेकिन देश में पिछले एक सप्ताह में यानी 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच कोरोना मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। एक सप्ताह के भीतर 1,03,000 नए मरीज आए हैं, जो पिछले 12 सप्ताह के दौरान मरीजों का सबसे बड़ा साप्ताहिक आंकड़ा है। इससे पहले 20 दिसंबर से 26 दिसंबर वाला जो हफ्ता था उसमें 46,073 मरीज मिले थे, और जो मई 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा था। तो ये तीसरा बड़ा आंकड़ा तीसरी लहर का संकेत दे रहा है जी। और हिमाचल प्रदेश में भी ये संकेत है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने खुद को आइसोलेट कर दिया है, क्योंकि उनके कुछ कर्मचारी जो हैं और उनके परिवार का एक सदस्य, ये नहीं बताया गया कि कौन, रॉबर्ट वाड्रा ये बच्चे कोई एक आया होगा, तो उनका एक परिवार का सदस्य और स्टाफ का एक सदस्य जो है कोविड पॉजिटिव मिला है। तो उसके बाद जो है ये उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। उधर ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है जी। ओमिक्रॉन के मामले 1740 हो गए हैं। हालांकि ये बढ़ेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो डाटा है वो देर रात तक कंपाइल होता है। कल इस समय जो है डाटा 1700 था और आज 1740 है, तो 40 नए केस जुड़े हैं, लेकिन ये निश्चित तौर से और ज्यादा होंगे। इतने ही कुछ और जुड़ जाएंगे देर रात तक, तो उसको सवेरे लेंगे। 510 अभी महाराष्ट्र के हैं, 351 क्योंकि महाराष्ट्र में ठीक भी हुए हैं, 4 नए हैं तो 4 ठीक हुए हैं। 500 से ऊपर बना महाराष्ट्र, 351 दिल्ली में हो गए, केरल में 156, गुजरात में 136, राजस्थान में 22 और बाकी जो है अन्य राज्यों में है। तो ये मामले जो थे वो कोविड के थे। और अब बात जो है कोविड के दूसरे मामलों की भी कर लेंगे हम, क्योंकि लगातार जो है परेशानी बढ़ती जा रही है कोविड को लेकर। कोरोना के बाद जो है फ्लोरेना आ गया है। बीच में डेल्मिक्रॉन की चर्चा हुई थी, वो तो ज्यादा केसेस नहीं आए, लेकिन अब फ्लोरेना आ गया है, और ये जो है चिंता कर दुनिया में। इजराइल में पहला केस मिला है, गर्भवती महिला को जो है इससे जो है वो पीड़ित पाया गया है। और ये कोरोना और प्लस इन्फ्लुएंजा के जो फ्लू का जो इन्फेक्शन है, ये डबल मिलके जो है इकट्ठा हो गया है। इसको जो है फ्लू और कोरोना का इन्फेक्शन इकट्ठा अगर किसी को जाए तो उसको जो है फ्लोरोना कहा जा रहा है, और ये कोविड से ज्यादा घातक माना जा रहा है। अब ये कितना फैलता है कितना नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन नए नए रूप बदल रहा है ये कोविड कोरोना। इससे ज्यादा बहरूपिया बीमारी हमने और आपने शायद नहीं देखी। उधर कोविड के चलते पंजाब में स्कूल बंद हो गए हैं, और कई जगहों पे पहले स्कूल बंद है। हरियाणा में 12 जनवरी तक तमाम शिक्षण संस्थान बंद है, पश्चिम बंगाल में बंद है। उधर आज पंजाब ने फैसला लिया कि यहां 24 घंटे में 417 मरीज मिले हैं जी, और 3 रोगियों की मौत हुई है। 49 मरीज अभी भी लाइफ सेविंग सपोर्ट पे हैं, तो यहां भी स्थितियां बिगड़ रही हैं। 1349 एक्टिव केस हो गया पंजाब में, अचानक से बढ़कर पिछले 4-5 दिन के भीतर ये मामला बढ़ा है। ऐसे में जो है अब वहां पे नाइट कर्फ्यू लेने की बात हो रही है। सोनिया गांधी ने चंजीत चन्नी से रिपोर्ट भी ली आज बकायदा फोन करके। और उधर पठानकोट जिला प्रशासन ने अपने यहाँ बढ़ते क्लासों को केसेस को लेकर जो है 4th तक के स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं 14 जनवरी तक, यानी लोहड़ी के बाद ये खुलेंगे अगर हालात सही रहे। लेकिन 4वीं तक के स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, और नाइट कर्फ्यू की, जैसे मैंने आपको बात करी कि वो किसी भी समय लग सकता है पंजाब में, इस पर विचार हो रहा है। ये है उधर जयपुर में 8वीं तक की जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल चलते रहेंगे। वहां पहले ही शादियों में 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की बंदिश है। इसके बाद महाराष्ट्र में स्कूल जो है बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र में सभी किस्म के स्कूल जो है 8वीं से पहली तक के जो है बंद कर दिए, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है। पहली से 8वीं तक के स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं, और ये 31 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। जबकि मुंबई में भी जो है 9वीं कक्षा तक बंद कर दिए हैं। मुंबई में 9th को भी इसमें ले लिया है, 10th 11th और 12th लगी हुई मुंबई में, लेकिन बाकी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। उधर बिहार में बड़ा कोविड विस्फोट हुआ है। सीएम के एक जो जनता दरबार लगाते हैं नीतीश कुमार, उसमें 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 3 पुलिस वाले जो वहां लगातार ड्यूटी देते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके परिवार और उनके स्टाफ के भी 13 लोग पॉजिटिव आए। तो 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के स्टाफ और उनके आसपास जो है कोविड का कहर टूटा है वहां पे। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने चेतावनी दी। उन्होंने पहले बताया था कि ओमिक्रॉन का वहां पे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, और अब उन्होंने कहा है कि डोमिनेंट वेरिएंट जो है बन चुका है यहाँ पे, और लोगों को जो है अपना ख्याल रखना होगा। 31 दिसंबर को कोरोना के 30 और 31 तारीख को के बाद जितने भी केस वहां पे कोरोना के आए हैं, जितने भी केस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, उनमें 84 में
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया जा रहा है। मान लीजिए अगर 100 भेजे तो 84 केस जो है ओमिक्रॉन के निकल रहे हैं, जो जिन पे शक हो रहा है कि इनको जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। गोवा में भी कोविड के केसेस जो नए साल के जश्न थे ना, उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। 488 मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। पॉजिटिविटी रेट जो है गोवा का एकदम से बढ़कर 10% चला गया, 10.7% चला गया है। और वहां पे भी राज्य सरकार ने जो है नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी कर ली, जिसकी कल तक शायद जो है वो घोषणा हो जाएगी। उधर बॉलीवुड में भी ये पैर पसार रहा है। बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी आज नए जो लोग पॉजिटिव लिस्ट में जुड़े वो हैं, और एकता कपूर को जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो ये जो है बॉलीवुड में भी ये पूरा मामला हो गया। आज 15 से 18 साल वालों की वैक्सीनेशन भी थी। पूरे देश में अब तक जो है इस 37 लाख लोगों को टीका लगा है आज, और 50 लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर उन्होंने कल के लिए करवाया है जी। तो ये जो हिमाचल प्रदेश का मामला था उसकी भी मैं बात कर दूं। हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जी पहले दिन का। आज हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 91,132 बच्चों को या किशोरों को कह लीजिए, बच्चे तो नहीं कहेंगे, किशोर को कहेंगे, 15 से 18 साल वाले जो है, तो 91,132 लोगों को ये टीका लगा है। 700 सेशन थे इसके प्लान किए गए हैं, टू बी एग्जैक्ट 675 सेशन प्लान किए गए थे 12 के 12 जिलों में। बिलासपुर में 3915 लोग किशोरों को टीका लगा है, चंबा में 5443 को, हमीरपुर में 5726 को, कांगड़ा में 20,899 को टीका लगा है ये, किन्नौर में 423 को लगा है, कुल्लू में 10,807 को लगा है, लाहौल स्पीति में 347 जो है वो 15 से 18 वाले कवर हुए हैं इसके अंदर, मंडी में 14,699 को लगा है, 7,248 किशोरों को टीका लगा है शिमला में, सिरमौर में 8,617 को, सोलन में 5,174 15 से 18 आयु वर्ग वाले जो है उनको टीका लगा है, और ऊना में 7,834 किशोरों को टीका लगा है। ये जो है आज का जो है वैक्सीनेशन का डाटा है। लेकिन जो चिंता जता रहा है हमारा डाटा, वो कोविड का डाटा है। कोविड का डाटा है जो एक माइन्यूट डिटेल हम आपको अगर आप चाहेंगे तो दे देंगे, क्योंकि हम बाकी खबर को इंक्लूड करें तो मोटा मोटा बताते हैं। आज एक डेथ हुई है 68 साल के मेल हमीरपुर में। लेकिन जो चिंता है हमारी वो यह है कि आज लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से जो नए केस हैं वो 100 से ऊपर गए हैं। लंबे अरसे के बाद 137 केस कुल आए हैं आज, और लगभग ये जो है 38 दिन के बाद 100 से ऊपर मामला गया है। आपको हमने ये बताया था कि एक्टिव केस जो थे हमारे 27 दिसंबर को 344 हो गए थे, लेकिन ये बढ़कर जो है आज जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं केसेस, आज 137 चले गए हैं, तो 621 अब एक्टिव केस हमारे यहाँ हो गए। ये चिंता का विषय, और ये इंगित करता है कि हमारे यहाँ भी तीसरी लहर शुरू हो गई है। नए साल के जो जश्न जगह जगह मनाया उसके रुझान अभी आने हैं, उसको रुझान अभी आने हैं। ये 137 केस कल देखिए, कल सिर्फ 2300 2100 कुछ 2200 कुछ सैंपल हुए थे, और कल भी केसेस जो है 87 आए थे। आज थोड़े से बढ़े हैं, 6000 से आज भी नीचे हैं, 5396 हुए हैं, इसको 5400 मान लीजिए। 6000 से आज भी कम सैंपल हुए हैं, लेकिन उसमें 137 केस पॉजिटिव आए हैं। तो जो मिनिमम टारगेट रखा गया था, एक पीक पिछले जो दौर थे हमारे, चाहे वो 2020 का था, मई वाला दौर था, या जो हमारा 2021 का जो फिर बीच में 2020 का दिसंबर और 2021 के मई वाला था, उसमें हमने 10 से 15,000 का टारगेट रखा था। तो आप सोचिए कि अगर हम 10 या 15,000 टेस्ट करते हैं तो ये चीजें कहां जाएंगी। जाहिर है 15,000 करते हैं तो ये 137 जो है इसको 3 से गुना कर लीजिए, मतलब संक्रमण मौजूद है। हम ये नहीं कह रहे कि कंफर्म है, ऐसा ना हो, खुदा करे, लेकिन जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बात करें, आंकड़ों के हिसाब से, तो ये आज जो केसेज आए हैं जी, वो 10 केस आए हैं बिलासपुर में, 8 आए आज सभी 12 जिलों में केस आए हैं, 8 आए हैं चंबा में, 9 आए हैं हमीरपुर में, 43 केस आए हैं सबसे ज्यादा कांगड़ा में, 1 केस किन्नौर में, 8 कुल्लू में, 2 लाहौल स्पीति में, 7 मंडी में, 15 केस शिमला में, 1 सिरमौर में, 17 सोलन में, और 16 केस जो हैं वो आए हैं ऊना में। कुल मिलाकर 137 केस आए हैं, 37 लोग रिकवर भी हुए हैं, और टोटल जो संख्या है एक्टिव केसेस की वो 621 चली गई। सबसे ज्यादा जो है 225, मुझे याद है 97 हो गए थे कांगड़ा में, घटकर 225 जो है ये केसेस वहां पे एक्टिव हो गए हैं। बिलासपुर में 41 हैं, चंबा में 12 हो गया बढ़कर, यहां भी 2 रह गए थे, 41 हमीरपुर में, यहां 33 से फिर ऊपर को चला गया मामला, 225 कांगड़ा में, किन्नौर 1 रह गया था, 4 हो गए हैं, कुल्लू में 28, यहाँ 6 रह गए थे, लाहौल स्पीति 0 हो गया था, 6 हो गए हैं, पहले 4 हुए, फिर अब दोबारा 6, 2 और बढ़ के 6 हो गए। मंडी में 26 हो गए जी कुल मिला के एक्टिव केसेस। 97 केसेस जो है शिमला में हो गए, ये 100 के आसपास बना हुआ है लगातार पिछले 4-5 दिन से। 19 केस इस वक्त एक्टिव है सिरमौर में, यहां भी 1 केस रह गया था, और 73 केस हो गया सोलन में, यहाँ 15 केस रह गए थे, ऊना में जहां 28 केस रह गए थे अब 49 हो गए। तो ये रह के लौट रहा है। क्यों लौट रहा है? क्योंकि
दिक्कतें हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं और दिक्कतें अगर बढ़ी तो बंदिशें लगेगी। 5 तारीख को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बंदिशें लगेंगी। 3 बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा कि बंदिशें लग सकती हैं। तो ये बंदिशों वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं हमारे गले पड़ने वाला है। और इसलिए पड़ेगा ये मामला गले, बंदिशें गले इसलिए पड़ेंगी क्योंकि हम जो है मुंह पे मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने वैक्सीनेट करवा लिया खुद को और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हुआ नहीं। तो ये पूरा मामला जो है इस तरह से है और हिमाचल प्रदेश एक तरह से तीसरी लहर पे खड़ा है। अब बात कर लेते हैं जी पुलिस और JOAIT वालों की। लगातार JOAIT जो है अलग अलग जो दोनों प्रभावित ग्रुप हैं, क्योंकि परेशानी दोनों ही ग्रुप्स को है, 556 वालों को भी, 817 वालों को भी है। ये लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। आज 556 वाले जो है सचिवालय में कर्मचारी महासंघ के नेताओं की सरमाएदारी में कुछ लोग जो है इनका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला है। मुख्य मांग इनकी यही थी कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि सरकार नौकरियां देने के लिए होती है, नौकरियां छीनने के लिए नहीं होती है। माननीय अदालत ने जो फैसला किया है कि आप रिस्ट्रक्चर करिए पूरी बैरेट को, वो ठीक है, अपनी जगह है, उसको करिए आप, क्योंकि उसमें 560 सीटें बड़ी भी हैं, तो उनको रखिए और रिस्ट्रक्चर करिए। लेकिन सरकार से हमारा भी आग्रह है कि किसी की नौकरी जानी नहीं चाहिए और ऐसी संभावना है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इसमें एक मामला और आ रहा है। अदालत ने एक चीज स्पष्ट करी है, बाकी चीजें तो 447 के कोड के हिसाब से होंगी, लेकिन अदालत ने एक चीज को जो है रेखांकित कर दिया है कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनको नहीं लिया जाए। लेकिन यहां मैं एक बात बताऊंगा, हमारी लगातार लोगों से बात हो रही है, जो जो चीजें हमको बताते हैं हम उसको लेते हैं। हायर एजुकेशन वाले जो 556 में आए थे, उनका यह कहना है कि उनके पास भी लोअर एजुकेशन के सर्टिफिकेट थे और अभी भी हैं। लेकिन जब कहा गया कि प्राइवेट वाले मान्यता नहीं लेंगे तो उनका हायर एजुकेशन वाला कंसीडर कराया उन्होंने और किया गया। तो अब बात वही फंस गई कि उनके पास वो एजुकेशन भी है, 1 साल का डिप्लोमा भी है, तो फिर उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए। बात सही भी है, और चलिए मान लीजिए नहीं भी है, तो ये भी तो कोई बात नहीं हो इनकी 2 साल के बाद नौकरी से निकाल दो, ये भी तो कोई बात नहीं। हम ये कहते हैं कि 1 साल वाला, 2 साल वाला हायर एजुकेशन वाला सरकार अगर कहा है कि उनको कोर्ट ने कहा है, तो समस्या वहीं पे आ रही कि कोर्ट ने कहा कि उनको बाहर करना है। लेकिन फिर उनके पास अगर लोअर वाला है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, कई चीजों के हल निकल सकते हैं। और दूसरा मामला जो 817 वालों का, वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए, तो उनकी सीटें भी कम नहीं होनी चाहिए। 560 सीटें स्वैप हुई हैं और 1156 उनकी होनी है 556 वालों की, तो उनकी 1156 पूरी हो और उसमें जो एक पेज आ रहा है उसमें नौकरी किसी की नहीं जाए पहली बात, और जो दूसरा पेज आ रहा है वो 800 जो हायर एजुकेशन वालों का उनका है, तो उस पर जो है सरकार को देखना चाहिए मेरे हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 817 वालों के निश्चित तौर से जो है उनके चांसेस कम नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उनका क्या कसूर है, उनका क्या ये कसूर है, क्या ये उनका ये कसूर है कि कुछ अधिकारियों ने जो है वो गड़बड़ कर दिए रूल और वो पाए गए इसमें, उनकी गड़बड़ करने की वजह से 556 वालों को प्रॉब्लम हुई, तो वो न्याय मांगने अदालत में गए और अब जो माननीय अदालत ने उनको न्याय दिया, तो उससे इनको प्रभाव पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि इनकी सीटें स्वैप होंगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन 817 की हुई थी उसमें बहुत से हमारे जो हमको कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने हमको नोटिफिकेशन भेजी हो, उसमें ये नहीं लिखा है कि 556 वाली इसमें इंक्लूड है, वो फ्रेश ही थी। तो उन लोगों ने 1867 के लिए जिन्होंने कंप्लीट किया, 19,024 लोगों ने, उनको उसी में रखा जाए, उनकी पोस्टें उतनी ही रखी जाएं। और सरकार चाहे तो ये हो सकता है, और सरकार मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में देख रही है, मुख्यमंत्री खासतौर से संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, जो आज 556 वाले उनसे मिले कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को कि इस मामले को देखिए और नौकरी सच में किसी की नहीं जानी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्देश लगभग दे दिए हैं, कागजों पर किस तरह से देते हैं वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है। हमारी भी उनसे जो संपर्क होता है उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, नौकरी तो किसी की नहीं जानी चाहिए, समय नौकरियां देने का है। हम भी यही कह रहे हैं कि आप नौकरियां दीजिए, सरकार नौकरी देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं होती है, तो नौकरी किसी की नहीं जाएगी। ये फिलहाल ऐसा लग रहा है उनके जो रुख है मुख्यमंत्री का, क्योंकि बड़ा मानवीय रुख उन्होंने अपनाया। और 817 का भी ये इंतजाम जो है लगभग हो रहा है कि उनकी सीटों को किस तरह से बढ़ाए, ये 4 चीजें देखी जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा समय इसमें लग जाएगा, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका दिक्कत ये होगी कि ये लोग टेंशन में रहेंगे।
टेंशन में रहेंगे तो जिस सरकार ने इनसे नौकरी करवानी है वो भी ढंग से नौकरी नहीं करवा पाएगी, क्योंकि इनकी टेंशन इतनी रहेगी कि कई दिन तो अपनी सिर पकड़ के बैठे रहेंगे सीट पे भी। तो सरकार, आप अपने लिए भी सारी चीजें सही कीजिए और इनके लिए 556 में भी किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, कुछ इस तरह का रूल निकालिए। और क्या नहीं होता, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 2017 के अप्रैल महीने में नई लग्जरी गाड़ियां ली थी, जो ले लेके 20-50-30 हजार किलोमीटर चली थी, लेकिन जो 2017 में नई सरकार आई दिसंबर में जयराम जी की, उनके मंत्री ने कहा कि नहीं, हमको तो ये गाड़ियां पुरानी लगती है, हमको नहीं लेनी है। और अगर उसके लिए कोई लकूना निकाला जा सकता है, उसके लिए कोई नुस्खा निकाला जा सकता है, तो ये तो कई परिवारों की 1.5 लाख पर लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं आपस में सारे, ये तो इनका जो है, इनका भी सोच लीजिए। 19,000 लोग हैं तो उनके भी परिवार हैं आगे, और जो JOIT वाले 556 वाले 1156 पोस्ट हैं वो हैं, तो इनके साथ भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर 11-12 लोगों के लिए इस तरह का कोई नुस्खा निकाला जा सकता है कि 3-4 महीने पहले जो गाड़ियां ली थी वो बहुत पुरानी हो गई है जनाब, अब नहीं लेनी है, उनमें कंफर्ट है, उन्हें पीठ में दर्द होती है, गर्दन दुख जाती है, अगर ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं तो यहाँ भी कोई भूखा मर जाएगा। अगर उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके परिवार भूखा मर जाएगा, वो अवसाद का शिकार हो सकता है, तो उसका भी ख्याल रखिए। और जो बच्चा बड़ी मुश्किल से पढ़ के, जिसने 817 के अंडर जो है ये टेस्ट पास किया है, अगर उसकी पोस्टें आप कम कर देंगे तो उसकी भी मोरल डाउन हो जाएगा, उसका भी चांस मारा जाएगा। नौकरी बार बार नहीं मिलती, ख्याल रखिएगा। टेस्ट क्लियर करना आजकल को आसान काम नहीं, बार बार नहीं होता। तो चाहे आप कितने इंटेलिजेंट है, टेस्ट जो है टेस्ट होता है, एक दिन में उस पार्टिकुलर डे पे आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है ये काउंट करता है। अदरवाइज ऐसे बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे जो टेस्ट में तो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वैसे वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे। तो ये चीजें जो है, इस चीज को देखना चाहिए, ना तो 817 की कम हो और ना ही 556 में किसी की नौकरी जाए, ये सरकार को देखना चाहिए, और सरकार देख भी रही है। अब पुलिस वालों की बात कर लेते जी। माननीय DGP साहब को रिपोर्ट मिल गई है और संभवतः कल जो है DGP साहब इस रिपोर्ट को जो है मुख्यमंत्री महोदय को सौंप देंगे, सरकार को सौंप देंगे। लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि 1 महीना तो उस कमेटी ने नहीं दिया जिसको कहा गया था एक हफ्ते में देगी, उस कमेटी ने 1 महीने बाद रिपोर्ट दी। और दूसरा बात यह है कि ये परसों वाली कैबिनेट होनी है, उसमें यह मामला एजेंडे में नहीं आएगा, ये ऐसा लग रहा है। आ जाए तो सरकार को ढेरों साधुवाद मेरी ओर से, लेकिन लग रहा है कि यहां भी गोलीबाजी हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर से उस रिपोर्ट में जो है, जो आई है रिपोर्ट के, जो हमको जो सूचना मिली है उसके मुताबिक सारी चीजें पक्ष में है जवानों के। यहां तक भी किया गया कि बाकी लोगों को जो 13वें महीने का जो वेतन मिलता है वो भी दिया जाए, राशन भत्ता बढ़ाया जाए, और किसी भी राज्य में इस तरह का रूल नहीं है कि रेगुलर नौकरी है और अनुबंध वालों की तनख्वाह दी जाए। तो ये चीज जो है, लेकिन इसको डिले नहीं करना चाहिए। हमने वही कहा कि डिले करेंगे तो एक तरह से डिनायल वाली स्थिति हो जाएगी और वो अच्छा नहीं रहता। तो ये चीज है वहां पे। और अब कुछ और खबरें ले लेंगे, क्योंकि मेरे JOIT वाले भाई जो हैं वो काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, पुलिस वाले भाई भी और JOIT वाले भी, 556 वाले भी और 817 वाले भी। 556 वालों के हम चाहते हैं, उनके साथ है, बिल्कुल हम उनकी आवाज बन के खड़े हैं कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, ठीक, एक बात। और 817 वालों के मामले में हमारा स्टैंड क्लियर है कि सीटें कम नहीं होनी चाहिए, किसी का चांस नहीं मारना चाहिए, चाहे वो 556 हो चाहे 817 हो। और जो हायर एजुकेशन वाले हैं, जिन्हें हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट गया था, उनसे भी बात, उनको भी पूछ लिया जाए कि अगर उनके पास लोअर वाला भी है तो दे दें, जैसे कि वो कह रहे हैं कि है, तो उसमें भी कोई ना कोई हल निकाला जाए, उनकी भी नहीं जानी चाहिए नौकरी। वो इंतजार कर रहे हैं सारे लोग कि 2 साल बाद हमने रेगुलर होना है और 2 साल बाद यह नौकरी की दिक्कत आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। कुछ और खबरें लेंगे जी हम। ये खबरें जो है राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, इससे भी जुड़ी हुई हैं, प्रदेश से भी जुड़ी हुई हैं। आज जो है मैं जरा इनको करीने से लगा लूं। हाँ जी, आज लाहौल स्पीति और किन्नौर में भूकंप आया। ये स्पीति और किन्नौर का जो दूसरा छोर था, मिलता है आपस में जिलों की सीमा, वहां पे आया। एक नाको में आया जी, और एक जो है वो ताबो के पास आया। ताबो और हुरलिंग के बीच में एक जगह पड़ती है छुछुंडन, वहां पे आया ये। तो ये देर रात कल आए हैं, एक 12 बजे के आसपास 29 मिनट पे आया है और एक 2:22 पे आया है। पहला झटका जो है 2:22 पर जो दूसरा झटका आया है, ये पहले झटका 12 बजे आया था। ये छुछुंडन के पास था और 10 किलोमीटर नीचे गहराई पे था ये, और इसकी जो तीव्रता थी वो 2.8 नापी गई रिक्टर स्केल पे। दूसरा जो झटका था वो रात को 2:22 पे आया, ये नाको के पास आया जी।
और इसकी जो तीव्रता है वो 2.5 मापी गई। तो नागौर चुचुंदन में जो है ये भूकंप आया था। लोग इसको महसूस करके घरों से बाहर आ गए, लेकिन कोई नुकसान की जो है वो सूचना नहीं है। उधर किन्नौर को लैंडस्लाइड के नुकसान से बचाने के लिए वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा। सरकार ने इसके लिए 50 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। ये आईआईटी कमांद के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इसको जो है इजाद किया है और 14 जगहों पे ये लगा हुआ है। मंडी के कटिंडी से कमांद के बीच में भी लगा है। ये संवेदनशील पहाड़ियां जो दबती रहती हैं। और कोटरोपी में लगा है, जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था वहां 3-4 साल पहले। गुम्मा में लगा है और रानीताल में लगा है कांगड़ा के। किन्नौर में 4 यूनिट ऑलरेडी जो है इसके प्लान किए गए हैं अभी। तो 50 लाख रुपए जो है जारी किया गया है इसको लगाने के लिए, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम से पता लग जाए कि कहाँ जो है थोड़ी हलचल हो रही है पहाड़ में, तो लोगों को जो है बचाया जा सके। ये है। और एक दूसरा मामला है कि 2 बड़े मामले हैं। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी वाला मामला, जहां एक मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचले जाने का आरोप है। तो उस पूरे मामले में आज मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर, अजय मिश्रा टेनी जो मंत्री हैं उनके बेटे आशीष मिश्रा पर और उनके 13 साथियों पर आरोप दाखिल हो गया। एसआईटी ने जो है चार्जशीट दाखिल कर दी है। 5000 पन्नों की ये चार्जशीट है, जिसमें मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया है और कहा गया है कि उन्होंने जो है, आरोप यह है कि उन्होंने जानबूझकर जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और ये तब से जेल में ही बंद है। 3 अक्टूबर को ये तिकुनिया में ये पैदल मार्च कर रहे थे किसान और उसमें जो है उनके ऊपर गाड़ी चलाने का आरोप है। ये जो है बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके बाद सबसे अब देखना ही होगा कि अजय मिश्रा टेनी का क्या होता है, क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो उनके ऊपर पहले इस्तीफे का दबाव था। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, वो खुद गृह राज्य मंत्री है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से यूपी में चुनाव है तो हल्ला तो होगा जनाब। लेकिन हल्ला एक और बात को भी लेकर मचा है। बीजेपी के एक गवर्नर कई दिनों से पंचम स्वर में बोल रहे हैं और उनको यूं भी कह सकते हैं कि बगावती स्वर है। ये पहले ये बात मैं कर रहा हूं गवर्नर सत्यपाल मलिक की। पहले जम्मू कश्मीर के मलिक थे, वहां से ये राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, वहां से इनको ट्रांसफर करके मेघालय भेजा गया है। अभी लगातार इनके बयान वहां से आ रहे हैं, लेकिन नया जो बयान आया उसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेट लिया है। आज वो हरियाणा के दादरी धाम स्थित स्वामी दयाल धाम में जो है दादरी में माथा टेकने आए थे। वहां उनको जो है दादरी की जो फौगाट खाप है उसने सम्मानित किया। तो उसको संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसानों के मसले पर बातचीत करने के लिए, किसानों को, क्योंकि किसान सही थे उनके कहने का मतलब है, तो मैं किसानों के मसले पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया था। मेरी वहां उनसे 5 मिनट में लड़ाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो बड़े घमंड में थे। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। मैंने उन्हें कहा कि 500 लोग मर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए थोड़ा मरे हैं। तो मैंने जवाब दिया कि आप ही के लिए तो मरे हैं, आप राजा जो बने हुए हो। तो इस बात पर जो है वहां झगड़ा हो गया। मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद जो है मैं अमित शाह से मिलने गया। प्रधानमंत्री ने मुझे सलाह दी कि आप उनसे मिलो, गृह मंत्री से। उनसे मिलने गया तो शाह ने कहा कि सत्यपाल लोगों ने उन्हें गलत फीडबैक दिया, यानी प्रधानमंत्री को गलत फीडबैक दिया। ये शाह ने कहा, ये सत्यपाल मलिक कह रहे हैं तुम बेफिक्र हो, मिलते रहो, किसी न किसी दिन उन्हें बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो मामला है ये भी थोड़ा आज चर्चा में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। JIT 556 और 817 दोनों के ही जो कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया इससे जुड़ाव के लिए। कैंडिडेट्स को शेयर भी कर दीजिए। 817 में किसी सीटें कोई सीटें कम नहीं होनी चाहिए। 556 वालों की नौकरी नहीं जानी चाहिए। सरकार नौकरी देने के लिए होती है, हमारा स्पष्ट स्टैंड है इस पे। सरकार नौकरी देने के लिए होती है, अधिक से अधिक नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। और ये जो 18,000 वाला मामला है मिनिमम वेतन वाला, इसमें जो अनुबंध वाले हैं उनको भी जो है रेगुलर की उनको भी जोड़ा जाए और बाकियों को भी जोड़ा जाए। जिनके लिए कहा गया कि उनको नहीं जोड़ा जाएगा उनको भी जोड़ा जाए, क्योंकि ये नहीं होता कि ऊपर आपने कह दिया कि हम 31% DA देंगे, लेकिन बाद में आपने उसको फ्रेगमेंट कर दिया कि फलां तरीके से देंगे। वो नियम होगा। लेकिन जो 18,000 की मिनिमम बात करी है वो ओवरऑल जो है सबके लिए हो रही है। आंगनबाड़ी के लिए भी हो रही है, बाकियों के लिए भी हो रही है, होमगार्ड के लिए भी इस तरह से जो है हो रही है, सबके लिए हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और पंचायत पशु सहायक जो है उनका मसला भी हमारे ध्यान में है, लेकिन उनकी कोई अगर कोई बॉडी हो तो हमको पूरा मामला अगर देगी तो उसको उठाने का लाभ होगा, क्योंकि आधे अधूरे मामले को उठाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच इस जुड़ाव के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शब खैर। कल फिर मुलाकात होगी सुबह और कल रात को भी मुलाकात होगी। मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, आपका मसला हल हो जाए यही हम चाहते हैं, और उसके बाद भी कई और मसले हल करवाने। बहुत बहुत शुक्रिया।